हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम डेली मेंस से रिलेटेड एक टॉपिक को 360 डिग्री में कवर करेंगे, जिसमें हम टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से हमें इंट्रो लिखना है, किस तरह से मेन बॉडी लिखना है, किस तरह से हमें कंक्लूजन लिखना है या वे फॉरवर्ड या आगे की राह लिखना है। तो इस कड़ी में हम आज जा रहे हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जो कि अभी हाल ही में रिलीज की गई है। इसके बारे में देखेंगे कि इसके बारे में किस तरीके से, पहले देखेंगे कि प्रश्न आ सकते हैं, उसके बाद प्रश्न में कौन कौन सी सामग्री या डेटा या फैक्ट्स हमें ऐड करने हैं। इन सारे पहलुओं को हम यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। हम ये तेज इसलिए चल रहे हैं कि पिछला वीडियो इसी तरह करने में हमें डिटेल में 52 मिनट का बन गया था, लेकिन हमारा ये टारगेट रहेगा कि धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियो आए टाइम जो है लिमिटेड हो जाए, क्योंकि इसमें आपको भी आसानी रहेगी, हमें भी आसानी रहेगी कि कवर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने में आपका भी कम समय जाएगा और उसमें उतना ही ज्यादा आप टॉपिक्स कवर कर पाएंगे आगे। तो इसमें देखिए कि प्रश्न किस तरीके के आ सकते हैं। तो अगर सीधे सीधे पूछा जा सकता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के आलोक में भारत में लैंगिक समानता और लैंगिक समानता के लिए संरचनात्मक और संस्थागत बाधाओं का विश्लेषण करने के लिए कह सकता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें किन किन पहलुओं को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले तो अगर यह पूछा जाता है हमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के आलोक में, इसका मतलब यह कि सबसे पहले हमें इंट्रो में इसका स्टार्ट कर सकते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में कि कौन सी एजेंसी रिलीज करती है, कौन सा संस्करण है, इसके महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से हैं। इन सारे पहलुओं से हम स्टार्ट कर सकते हैं जी। जैसे कि अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिलीज की गई, जो कि इसका 19वां संस्करण था, जो कि 2006 से लगातार हर साल रिलीज की जा रही है, जिसमें इस साल लगभग 148 देशों को कवर किया गया है, जिसमें आप इंडिया की आगे रैंक भी मेंशन कर सकते हैं, वो चाहे घटी है या बढ़ी है, इस तरह से आप उसको मेंशन करते हुए आगे अपना इंट्रो एक बना सकते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण आयाम को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आर्थिक पहलू हो या राजनीतिक पहलू हो या शैक्षणिक पहलू हो या फिर चौथा जो है स्वास्थ्य पहलू है। इन चारों पैरामीटर को भी आप इंट्रो में लिख सकते हैं, या आप डायग्राम बना के इस तरह से इंट्रो में, जैसे इंट्रो में पहले आपने बता दिया कि कौन रिलीज करती है एजेंसी, कौन सा संस्करण है, भारत की कौन सी रैंक है, उसके बाद आप आयाम को, चार आयाम को इस तरह से अपना चारों आयाम डायरेक्ट आप बता सकते हैं यहां पर इस तरह से। और फिर उसके बाद इन चारों के जो सब पैरामीटर हैं इनको यहां पर कवर किया जा सकता है। इस तरह से आप बना देंगे तो आपका जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एक क्या है कि आप एक ही पेज में एक आपका जो आंसर होगा उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आप ही सोचिए, अगर इस तरह से लिखते हैं, ये आपके चार आयाम है, ये राजनीतिक है, ये आर्थिक है, ये स्वास्थ्य है, ये शैक्षणिक स्थिति है, तो इन चारों के सब पार्ट आप लिखेंगे तो जब एग्जामिनर को पूरा सारा एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ऊपर से देखते ही साथ विजिबल होगा। ठीक है, ये आपको इसमें अप्रोच रखनी है। अब इसके अगर फैक्ट की बात करें तो जैसे हमने बात किया था कि ये 19वां संस्करण है, फिर ये कोविड महामारी के बाद जो है सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल अप्रोच इस साल देखी गई है, क्योंकि कोविड के टाइम में सारे आयाम में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई थी, क्योंकि रोजगार की भी कमी हुई थी, राजनीतिक रूप से भी देखा गया था कि महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई थी। वो पहलू अभी भी बना हुआ है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इसके चार प्रमुख आयामों को लिख सकते हैं, जैसे आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य क्षेत्र, और फिर उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण। इंपॉर्टेंट ये भी हमारे लिए है कि इस साल जो भारत की स्थिति है वो 148 देशों में इस साल 131वां स्थान है, जो कि पिछली साल हमारा कितना था, 129 यानी 129वां था, जिससे जो है दो और नीचे गई है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है कि इसके पीछे क्या वजह रही है कि दो स्थान भारत की नीचे पोजीशन गई है। ठीक है, ये आपका इंट्रो का हो गया काम। फिर अब मेन बॉडी में आए तो आप शॉर्ट में बस लिख सकते हैं कि इनके पैरामीटर को, जैसे हमने बताया था कि आप या तो पॉइंट वाइज पूरा इस ऐसे लिखे, एक एक करके चारों के सब पार्ट लिखे, या आप इस तरह से, आपको अगर डेटा याद रहेगा
तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सब पार्ट में। तो जैसे वैश्विक लैंगिक अंतराल के बारे में बता दिया आपसे कि 2006 से निकाला जा रहा है और ये एक बेंचमार्क टूल के रूप में कार्य करता है, जो कि इन चारों आयाम के बारे में जब कोई आगे नीति बनाई जाती है या जब कोई भी आगे सरकार द्वारा डिसीजन लिया जाता है किसी भी परिप्रेक्ष्य में, तो इस डेटा को भी मद्देनजर रख के लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें जो अब हम चारों सब पार्ट को एक बार में हल्का हल्का देख लेते हैं कि उसको क्या क्या चीजें उसमें मॉनिटर की जाती है। जैसे पहला आया हमारा आर्थिक भागीदारी और अवसर। आर्थिक भागीदारी और अवसर वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है कि जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी की तुलना यहाँ पर की जाती है। इसके लिए अब हम डेटा कौन कौन सा यूज करते हैं, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें श्रम बल भागीदारी या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है उससे हम करते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी क्या है, पुरुषों की भागीदारी क्या है। फिर उसके बाद आता है समान कार्य के लिए वेतन समानता, या फिर अनुमानित अर्जित आय, यानी कि किस जो टोटल अगर 100 रुपए की इनकम देश में रोजगार के तहत हुई है तो उसमें महिलाओं को कितना मिला है और पुरुषों को कितना मिला है। फिर दूसरा पहलू यह है कि अगर 100 लोग एम्प्लॉयड हैं या कार्यशील जनता जो है 100 है तो उसमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितने हैं। तो ये दोनों फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों के लिए हमारे श्रम बल भागीदारी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तीनों पॉइंट जानना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट पहलू कि महिलाओं की एक तो कार्यशील जनता, ये तो हमारा बेसिक डेटा है, लेकिन साथ में ये भी यहां पर नोटिस किया जाता है कि टॉप 50 या टॉप 100 या टॉप 1000 जो कंपनीज हैं उनमें जो की पोस्ट है, जैसे सीईओ है या एमडी है या चीफ टेक्निकल ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ऐसी पोस्ट जो कि डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करती हैं, उन रोल्स पर या उन पदों पर महिलाओं की स्थिति क्या है, वहां पर महिलाएं कितनी जगहों पर तैनात हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा आईटी सेक्टर में महिलाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो अभी भी की मैनेजरियल पोजीशन है वहां पर वो अनुपात मेंटेन नहीं रह पाता। वहां पर अनुपात जो है जैसे जैसे श्रेणी क्रम में ऊपर जाते रहते हैं उस तरह से हम देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका जो है कम होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जो डेटा कंसीडर किए जाते हैं आर्थिक भागीदारी को चेक करने के लिए, ये हमारे 4 पॉइंट हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी तरह शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में। शैक्षणिक उपलब्धि में हम, क्योंकि ये शिक्षा जो है एक बुनियादी चीज है जिसको हमारे लिए समझना जरूरी है कि किसी भी देश की शिक्षा जो है किसी भी अपलिफ्टमेंट के लिए या मतलब विकासशील जनता के लिए शिक्षा में निपुण होना या शैक्षणिक स्थिति को जानना एक इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम किस किन चीजों को डेटा कंसीडर करते हैं कि प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल पर महिलाएं बनाम लड़के की जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरुषों की और महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है, बेसिक डिफिनेशन देखते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है। अगर महिलाओं का 80 है तो क्या पुरुषों का भी 80 ही है या 80 से ज्यादा। जैसे अगर पुरुषों का 90 है तो ये हमारा लैंगिक अंतराल दिखाता है कि 10% अभी भी महिलाएं पीछे हैं। इसी तरह हम तीनों लेवल पर देखते हैं। अब ये भी लेवल में यहां पर ये एक डेटा देखने वाला है कि प्राइमरी लेवल पर तो अभी इंडिया ने 96 to 98% अचीव कर लिया लिटरेसी रेट, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टर्शियरी लेवल यानी स्नातक अपरास्नातक पे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका फिर कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर साक्षरता दर और तीनों स्टेज पर नामांकन, ये 2 पहलुओं से हम जान जाते हैं कि शैक्षणिक स्थिति क्या है। और इसमें एक पहलू और कवर करते हैं कि जो शिक्षा है यानी मतलब जो एजुकेशन का टाइम पीरियड है वो महिला द्वारा या किसी लड़की द्वारा कितने वर्ष बिताए गए हैं अपने शिक्षा के लिए और पुरुष द्वारा कितने वर्ष बिताए जा रहे हैं, ये एक अनुमानित जो समय निकाला जाता है। इससे भी एक बेसिक हमें डेटा कंपैरिजन के लिए एक पता चलता है कि शैक्षणिक उपलब्धि या शैक्षणिक स्थिति पर्टिकुलरली महिला की क्या है और पुरुष की क्या है। ठीक है, एक तो ये आ गया हमारा शैक्षिक। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता यानी एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस ये हेल्थ। इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि मदर मोर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट यानी बाल मृत्यु दर या जन्म के समय जो है लिंग अनुपात कितना है,
पुत्र का क्या है, या मतलब फीमेल का क्या है, मेल का क्या है, और फिर उसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी महिलाएं कितने समय तक जीवित रह सकती हैं, और पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है यानी पुरुष के जीवन जीवित रहने के एक सामान्य जो डेटा है वो क्या है। जैसे इंडिया में अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि अगर 67, अभी अगर इस फील्ड में देखेंगे तो हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में महिलाओं की ज्यादा है, लेकिन अन्य पहलुओं में देखेंगे जैसे लिंगानुपात में तो यहाँ पर जो है महिलाएं जो है पीछे हैं कहीं ना कहीं। और फिर अगर चाइल्ड जो 0 से 6 ईयर का लिया जाता उसमें देखेंगे कि और भी ज्यादा कम है, जो अभी हमारा एग्जैक्ट जो लिंगानुपात है उससे भी कहीं ना कहीं कम है, जिसको बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 2011 के जो डेटा सेंसस डेटा आए थे उसके बाद से ही लगातार सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी स्कीम्स बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले की हैं। अब हम चौथे पे आते हैं जो राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये आप पहले ही हमने बता दिया कि आप डेटा इस तरह ग्राफ में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जैसे हमने चौथे पॉइंट पे आ गए। तो अब जो राजनीतिक सशक्तिकरण की बात करें तो इसमें जैसा कि वर्ड से ही सेल्फ डिफाइंड है कि पुरुषों और महिलाओं की किसी देश की राजनीतिक सत्ता में क्या भागीदारी है। इसमें क्या है कि देख सकते हैं कि जैसे एमपी है तो एमपी में अगर 448 या 440 मेंबर है तो उसमें महिलाएं कितनी हैं, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति क्या है, ग्राम पंचायत में महिलाओं की स्थिति क्या है। इसके बाद ये तो हमारा बेसिक हो गया, फिर उसके बाद मंत्रिमंडलीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति क्या है, या जो राष्ट्राध्यक्ष या किसी देश की सीएम जो है कितने प्रदेशों की सीएम जो है वो महिला है। ये इन सारे पहलुओं को जब हम नोटिस करते हैं तो इससे जो हमें ओवरऑल जो है राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में पता चलता है। इसमें एक चीज और, स्कोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि इसमें क्या है, स्कोर 0 to 1 दिया जाता है। 1 जो है वो फुल इक्वलिटी के तरफ होता है, मतलब पूर्ण समानता, और 0 जो है वो निगेटिव होता है, मतलब पूर्ण असमानता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग स्कोर दिया जाता है। जैसे जैसे कोई देश 0 की तरफ आता है या मतलब कम आता है, स्कोर कम होता है तो उसको पूर्ण असमानता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाते हैं, अगर 1 की तरफ जाता है तो उसको समानता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाते हैं। अब जो है इसकी जो इंपॉर्टेंट जो इस साल 2025 में रिपोर्ट आई है उसकी एक बात, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या पहलुओं की बात करें तो वैश्विक लैंगिक समानता जो है वैश्विक स्तर पर 68.8% अभी है, जो कि कोविड के बाद जो है सबसे ज्यादा दिखी है। ठीक है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि आइसलैंड जो है 92.6% के साथ जो है अभी लगातार 16वें वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद उसी तरह नॉर्डिक देश जो फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इस तरह के देश जो हैं जो छोटे हैं और डेवलप्ड कंट्री, हाईली डेवलप्ड है, उन्हीं की अभी पोजीशन ज्यादा है। दक्षिण एशिया के खास तौर से बात करें तो एज यूजुअल बांग्लादेश ही इस साल भी सबसे ऊपर इसमें रहा है, जिसका स्थान जो है 24वां है, जिसने की बहुत बड़ी छलांग लगाई है इक्वलिटी की तरफ, खासतौर से जेंडर इक्वलिटी की तरफ। इसी तरह इसके बाद ये कुछ डेटा है जिनको आप उसमें जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें भी देख लीजिएगा, जैसे नेपाल की पोजीशन, श्रीलंका की, भूटान, मालदीव की क्या है। ये कभी कभी अक्सर मैच करने को पूछ देता है, जनरली इंडिया सेंट्रिक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इससे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। अब इस रिपोर्ट का हमारे नीति निर्माताओं के लिए सूचकांक का महत्व के बारे में बात करें तो ये जो है गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करता है। साथ ही जैसे अब जेंडर बजटिंग हो रही है या कोई महिला सेंट्रिक स्कीम बना रहे हैं तो उसमें हमें पता रहता है कि अभी शैक्षणिक स्थिति महिलाओं की क्या है या उनके स्वास्थ्य स्थिति क्या है। तो अगर स्वास्थ्य मंत्रालय कोई स्कीम बना रहा है जिसमें महिलाओं को कवर किया जा रहा है, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या मदर मोर्टेलिटी रेट है या फिर महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित कोई स्कीम है, तो इसमें इस चीज पर गौर किया जाता है कि इस डेटा में जो रिपोर्ट्स में जो फाइंडिंग है उनके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाई जाए या नीति बनाई जाए। फिर उसके बाद इसे टाइम टू टाइम जो है हमें नजर या मॉनिटर करने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये हर साल रिलीज होती है।
तो अभी पिछले साल से अगले साल में कितना जो प्रगति हुई है या क्या चीजें जो है विकास हुआ है किस तरीके से, इस चीज को भी हम मद्देनजर इस रिपोर्ट के हिसाब से रख पाते हैं। फिर इसमें क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शासन व्यवस्था में जो लैंगिक भूमिका या लैंगिक अंतराल का जो पहलू है वो इससे सामने आता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें पूरे विश्व की एक साथ होती है स्टडी, तो इसमें जो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों में क्या नीति अपनाई गई है या क्या क्या दृष्टिकोण रखा गया है, जैसे जिससे वहां पर लैंगिक असमानता जो है वो कम हुई है या फिर लैंगिक असमानता बढ़ी है, तो उनके पीछे के कारणों को भी हमें पता लगता है, उन कारणों को हम जानते हैं। इससे जो हम आगे उस बुनियाद पर हम आगे अपनी सुधार कर सकते हैं या अपनी पॉलिसी में वो चीजें जो है मॉडिफाई कर पाते हैं। अब आते हैं भारत के प्रदर्शन के बारे में। अगर हम शॉर्ट में देखें तो भारत का प्रदर्शन जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 2 स्थान नीचे गया है, ठीक है। इसका जो समग्र स्कोर 64.1 रहा, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे कम है। उसके बाद अगर आप देखें कि भारत के साथ प्रॉब्लम यहां पर यह हुई है स्कोर कम के पीछे कि आर्थिक फ्रंट पे या स्वास्थ्य फ्रंट पे या शिक्षा फ्रंट पर अच्छा काम किया, लेकिन राजनीतिक जो सशक्तिकरण है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि जो पिछली साल था, जो भारत की जो पिछली लोकसभा थी उसमें जो इंडिया की 14.2% थी भागीदारी महिलाओं की, अभी जो है अभी वो कम हो गई है और 13.8 समथिंग हो गई है। तो इसमें जो है एक मतलब एक बड़ा सेटबैक है कि सांसद जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है जहां से हम सबसे डायरेक्ट डेटा मिलता है वहां पर महिलाओं की भूमिका में कमी आई है। साथ में मंत्री स्तर पर, मंत्रिमंडलीय स्तर पर भी महिलाओं की स्थिति जो है अभी मतलब पिछली लोकसभा से अभी कम है। अब ये कुछ डेटा है जिसमें इंडिया में किस तरीके से रैंकिंग है, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या क्या रैंकिंग रही है वो डेटा से रिलेटेड है। अब भारत के प्रदर्शन खराब होने के पीछे क्या क्या रीजन रहे हैं, तो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी जो कि अभी हमने देखा कि कोरोना टाइम में बढ़ी थी, लेकिन अभी जो बढ़ भी रही है वो मनरेगा की वजह से बढ़ रही है या ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की जो कृषि श्रम में भागीदारी बढ़ने की वजह से भागीदारी महिलाओं की बढ़ रही है। लेकिन जो एक्चुअल में अच्छी जॉब्स हैं या स्किल्ड जॉब हैं वहां पर महिलाओं की उस प्रतिशत में जो भागीदारी है वो नहीं बढ़ रही है। तो इससे जो है यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पुरुषों की आय का केवल 29.9% ही महिलाओं के पास गया है। तो अगर 100 रुपए, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 100 रुपए जॉब में किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए 100 रुपए अगर पूरे देश ने कमाया है तो उसमें से महिलाओं के पास केवल जो है 29% ही आया है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि संसदीय प्रतिनिधित्व भी घटा है, जो कि अब 13.8% रह गया। महिलाओं की जो मंत्री स्तरीय पद पे भी भूमिका घटी है वो जो है 5.6% तक घटी है। फिर उसके बाद जो सामाजिक मानदंड, पितृसत्ता जैसे इंसिडेंट अभी बार बार आ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें एक पॉजिटिव और यह है कि आगे आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट में इंडिया की कंडीशन के सुधार होने की बहुत ज्यादा संभावना है, जिसमें एक अहम कड़ी साबित होगी महिला आरक्षण अधिनियम, क्योंकि इसमें 33% महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अब यह है कि ये चीजें तभी अप्लाई की जाएंगी जब अगली जनगणना के बाद रिपोर्ट आ जाएगी, अगली जनगणना के सेंसस आ जाएंगे, उसके बाद ही जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ये महिलाओं की स्थिति जो है सुधार इस अगर पहलू को देखें तो इस पहलू के अकॉर्डिंग तभी उसके बाद हमें रिजल्ट आना शुरू होंगे। अब इसमें वैल्यू एडिशन में देख लेते हैं 2 पॉइंट की, इसी तरीके से ये 2 रिपोर्ट्स हैं वो भी निकलती हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही लगा देते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों जो है संयुक्त राष्ट्र महिला और यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है। ये याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं निकाला जाता है, और इसमें भी मोर और लेस वैसे ही सेम पहलुओं को, आर्थिक, सामाजिक में जो है हेल्थ को या शिक्षा को, इन दोनों को लिया जाता है। आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य, ये 4 से 5 पहलू लिए जाते हैं। इनमें भी वही सेम पैरामीटर है, उसी के अकॉर्डिंग जो है
एक स्कोर दिया जाता है किसी भी देश को। तो इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर ये आपको जानना कि ये रिपोर्ट निकालता कौन सा है, अब इंडिया की पोजीशन क्या, क्योंकि इससे कभी कभी एग्जाम में जो है हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्लोबल जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। फिर उसके बाद एक और आता है इसी तरह रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, ये जो है यूएन वीमेन निकालती है, यूएनडीपी निकालती है। उसके बाद वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स, ये भी दोनों रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी और यूएन वीमेन निकालती है। तो ये 4 रिपोर्ट, आप इससे जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से कंफ्यूज मत होइएगा। और इन सारी रिपोर्ट्स में अगर कभी भी मेंस में अगर पूछा जाता है, आपको नहीं पता है कि कौन कौन से आयामों की गणना की जाती है, तो सिंपली आपको यही चीज है कि राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए। अब ये जो इतना मेन बॉडी में लिख रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि किसी महिला की किसी भी देश में स्थिति जानने के लिए हमें कौन कौन से पहलू इंपॉर्टेंट है कि महिला की आर्थिक स्थिति क्या है, महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में महिला की भागीदारी क्या है, महिला की स्वास्थ्य स्थिति या जीवन प्रत्याशा क्या है, या महिला की शैक्षिक स्थिति क्या है, क्या शिक्षा का स्तर क्या है, या शिक्षा के लिए बिताए गए वर्षों का जो पीरियड है या प्रतिशत है वो क्या है। तो इनसे जो है हम कहीं ना कहीं महिला की एक जो है एक्यूमुलेटिव यानी समग्र प्रदर्शन निकाल सकते हैं। आपको कोई भी रिपोर्ट अगर महिला से संबंधित आए, ये आप चारों पहलू लिख देंगे, आपका कहीं ना कहीं सारा आ जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी हमें क्वेश्चन नहीं आता, तो ऐसे में हम मेंस में किस तरह से लिखें कि जिससे हमें कम से कम एवरेज मार्क्स मिल जाएं। फिर उसके बाद अगर इसमें वे फॉरवर्ड है, तो वे फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप कोई ना कोई सजेशन देते हैं या फिर आगे क्या किए जाने की आवश्यकता है। उसमें आप सिंपली दे सकते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, महिला सेंट्रिक जो है कौशल स्किल्ड लेबर फोर्स, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि मनरेगा और कृषि जो प्रधान क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन औपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि एक्चुअल में बढ़ना चाहिए। अगर सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में घट रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि लिंग संवेदनशील बजट जैसे जेंडर बजटिंग हो रही है, तो उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए। फिर राजनीतिक दलों को अपने भी अपना जो एक अपना हर राजनीतिक दल का एक संविधान होता है, उसमें अंदर भी इस मूल्यों को समाहित किया जाना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसमें महिलाओं की स्थिति एक निर्धारित की जानी चाहिए कि मिनिमम इतना जो है महिलाओं का हिस्सा होगा या महिलाएं ही होंगी। फिर शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुधार करके इन चीजों को बढ़ाया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में या आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में, इन सब चीजों में। इसमें जो है हम एनजीओ की मदद ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको भी हम समाहित कर सकते हैं या उनको भी साथ लेकर चल सकते हैं वीमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ पहलू हैं जिनको आप जो है ऐड ऑन कर सकते हैं आगे की राह में। फिर उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप ये लिख सकते हैं कि एक तरफ आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण, इन सब चीज़ों को जो है हमें शामिल करना पड़ेगा महिलाओं की स्थिति के लिए, क्योंकि महिलाएं भी हमारे देश का जो 50% जो आबादी है, 50% आबादी को छोड़कर या उनके बिना विकसित हुए भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता। क्योंकि अगर जो महिलाएं जो है हमारे लिए, वो अगर उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, उनकी शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी का काम हो जाएंगी किसी भी देश के लिए। अब महिलाओं का खुद एक पिछड़ेपन से और ज्यादा पीछे जाएंगे, लेकिन अगर महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शैक्षणिक स्थिति अच्छी आएगी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी, तो अपने आप जब ये बढ़ेंगी तो ये जो है हमारे लिए एक तरह डिविडेंड की तरफ काम करेंगी और लाभकारी होंगे। और देश तभी विकसित हो पाएगा जब जो है महिलाओं का विकास होगा, और महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अंतराल है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो पदों को लेकर हो, चाहे वो टॉप नोच पोस्ट जो है उनको लेकर हो, जब सब जगह पर एक जैसा होगा तभी जो है देश जो है विकसित अवस्था में आएगा। अब इसमें आगे हम जेंडर एसडीजी गोल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप आंसर किस तरह से लिखेंगे। एसडीजी गोल्स जो है या एसडीजी लक्ष्य, इनको जोड़ सकते हैं कि महिलाओं का जब अपलिफ्टमेंट होगा तो हम एसडीजी गोल की तरफ बढ़ेंगे। फिर इंडिया का जो विकसित होने का लक्ष्य है, या इंडिया का जो 10 ट्रिलियन या 15 ट्रिलियन जो इकोनॉमी का लक्ष्य है, ये कैसे पा पाएंगे।
तो महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स रहे जिसको हमें ध्यान में रखना है अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है ग्लोबल जेंडर गैप से रिपोर्ट। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी दे देंगे।